Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए सभी क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका ऑनलाइन परीक्षा से लिया गया प्रैक्टिस सेट है। और हिंदी पेडागोजी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी पेडागोजी की मैंने कई क्लासेस करा दी हैं, तो आप उन सभी क्लासेस को देखिएगा। मैंने आपको जो ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैंने करा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इनको देख सकती हैं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं 2011 से लेकर 2021 तक के, तो आप इनको देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से यहाँ पे बताना है कौन सा यह कथन है कि सामाजिक बोली को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक होती है। ऑप्शन 2 आता है कि एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा होती है। ऑप्शन 3 आता है कि एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं होती हैं, या फिर क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य होता है। तो सामाजिक बोली की हम बात करते हैं तो जो आपकी समाज में बोली जाती है, समूह में बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? कहाँ पे बोली जाती है? समूह में बोली जाती है, ग्रुप में बोली जाती है, यानी कि व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा, यही आपकी क्या कहलाती है? सामाजिक बोली कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर है। महाद्वीप अथवा एक देश की भाषा, एक राज्य की भाषा, तो यह बात गलत हो जाती है। ठीक। वाक्य की विशेषताएं, तो यह बात गलत है। ऑप्शन 4 में आपका कि लिखित भाषा और साहित्य की भाषा, यह आपकी सामाजिक बोलियां नहीं होती हैं। ठीक। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि संकेत भाषा क्या है, आपको बतानी है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं और यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। संकेत भाषा क्या है आपको बतानी है। तो यह एक व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। ऑप्शन 2 में आता है कि स्वाभाविक भाषा नहीं है। ऑप्शन 3 आता है कि व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है। ऑप्शन 4 आता है कि वधिर समुदाय के लिए हाव भाव समूह है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताना है कि जो संकेत भाषा है वह क्या है। तो संकेत भाषा की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो संकेत भाषा क्या है कि व्याकरण के साथ क्या है, एक स्वाभाविक भाषा है। व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। कौन सी भाषा? संकेत भाषा। और स्वाभाविक भाषा नहीं है, तो यह बात गलत हो जाती है। और यहाँ पे व्याकरण के बिना बिल्कुल गलत है। हाव भाव समूह है, यह बात गलत हो जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है कि व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, वह आपकी क्या कहलाती है? संकेत भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट 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 कहते हैं। तो अनेक भाषाएं जानने वालों को क्या कहते हैं? तो उनको बहुभाषी कहते हैं, बहुभाषाविद कहते हैं, या बहुवक्ता कहते हैं, या फिर एक भाषीय कहते हैं। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको हम बहुभाषी कहते हैं। जो लोग एक से अनेक भाषाएं जानते हैं वह आपके क्या कहलाएंगे? बहुभाषी कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है। आपको बताना है कि एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है
तथा हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। तो इस भाषा शिक्षा युक्ति को हम क्या कहते हैं, यानी कि एक बच्ची है वह विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है, उसके बाद में हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर क्या होती है, वह अग्रसर होती है। तो यह बात बतानी है कि भाषा शिक्षा युक्ति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 आता है कि यह आपकी मातृभाषा प्रथम नीति होती है। ऑप्शन 2 आता है कि भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा सूत्र होता है। ऑप्शन 3 आता है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता होती है। ऑप्शन 4 आता है कि भाषाओं के लिए शिक्षा नीति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको बताना है। तो यह आपकी क्या कहलाती है, तो यह आपकी मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता होती है। क्या होती है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, या शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियम पर कार्य करते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षार्थी भाषा के स्वनियमित नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। तो भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह शिक्षार्थियों के उद्देश्यों के लिए भाषा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यही आपकी भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, व्याकरण के नियम की बात करते हैं तो यह बात गलत हो जाती है। स्वनियमित नियमों का इस्तेमाल करते हैं, यह बात गलत है। शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं, तो यह भी गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि यहाँ पे खाली जगह, यानी कि यहाँ पे बताना है कि शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। तो शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है, तो यह आपका प्रामाणिक कार्य होता है, अभ्यास कार्य होता है, कविता के लिए अंश को याद करना होता है, या पाठ्य वस्तु को डिकोड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कि शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह आपका प्रामाणिक कार्य हो जाता है। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है, तो यह बात आपकी प्रामाणिक कार्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे। तो यह आपके सरसरी दृष्टि से पढ़ना होगा, या आनंद के लिए पढ़ना है, या उद्देश्य के लिए पढ़ना है, या फिर बारीकी से पढ़ना है। श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, तो उसके पठन को हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर होता है, इसको हम कहेंगे बारीकी से पढ़ना। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बारीकी से पढ़ना। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है, आपको बताना है कि वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे हैं। तो कौन से शब्द हैं वह जिनको हम लेखन में और वाचन में प्रयोग करते हैं। तो यह आपका निष्क्रिय शब्द भंडार होता है, प्रयोग में शब्द भंडार होता है, या सक्रिय शब्द भंडार होता है, या उद्देश्यों के लिए शब्द भंडार होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है कि वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं तो वे हैं, क्या हैं, तो वे आपके यहाँ पे सक्रिय शब्द भंडार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्या कहलाते हैं? सक्रिय शब्द भंडार कहलाते हैं, जो आपके लेखन तथा वाचन में उनको हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ावा देने के लिए है। तो शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ावा देने के लिए हो जाता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 में आता है आपका कि किसी के जन्मदिन पर दिन के अंत में किसी एक के द्वारा डायरी लेखन। ऑप्शन 2 आता है कि लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना। ऑप्शन 3 आता है कि समीप के शहर में स्थित मनोरंजन पार्क में किसी एक की यात्रा पर सहपाठियों के साथ बात करना। ऑप्शन 4 आता है कि किसी एक के लिए खाना ऑर्डर करने के लिए रेस्टोरेंट की व्यंजन की सूची को पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है कि संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपको बताना है कि लेखन के जन्मदिन पर दिन के अंत में किसी एक के द्वारा डायरी लेखन, यह बात गलत है। लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना, बिल्कुल बात सही है। समीप के शहर में स्थित मनोरंजन पार्क में किसी एक की यात्रा पर, बिल्कुल बात गलत है। ऑप्शन 4 में आता है किसी एक के लिए खाना ऑर्डर करने के लिए किसी एक के लिए, यह बात गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं कि भाषा की निपुणता को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो किसी एक के लिए नहीं देना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है कि लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। आपको बताना है कि आप शिक्षार्थियों के द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन की प्रक्रिया के आदर्श क्यों मानते हैं। आपको बताना है कि आप शिक्षार्थियों के द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया के आदर्श क्यों मानते हैं। ऑप्शन 1 आता है कि प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों को बिन तैयारी के आशु भाषण वक्ता की भांति लिखने के योग्य बनाती है। ऑप्शन 2 आता है कि प्रक्रिया उपागम लेखन कौशल के परीक्षण के लिए एकल अवधि के उत्पाद के रूप में है। ऑप्शन 3 आता है कि प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों के उच्च स्तरीय भाषा कौशल का परीक्षण करती है, जैसे वे लिखते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने के लिए योग्य बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि आप शिक्षार्थियों के द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन की प्रक्रिया को आदर्श क्यों मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तर, यहाँ पे आपको विभिन्न दिख जाए, बिल्कुल आपका पॉजिटिव आंसर होता है और सही आंसर होता है। ठीक, विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाता है, यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। आशु भाषण वक्ता की भांति लिखने के योग्य बनाती है, यानी कि बिन तैयारी के, तो यह बात गलत हो जाती है। प्रक्रिया उपागम लेखन के परीक्षण के लिए एकल अवधि की बात की गई है, तो काट देना है देख के ये एकल अवधि को। प्रक्रिया उपागम उच्च स्तरीय भाषा कौशल को परीक्षण करती है, जैसे वह लिखते हैं, तो उच्च स्तर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राथमिक की, तो इसलिए आपका यहाँ पे यह भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही हमें मोटिवेट करता है। तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको यहाँ पे CTET के जो ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करा दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और मैंने आपको UP TET के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेकर 2021 तक के, उनको भी मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आप इन सभी को देख लेना, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बाकी की अभी और भी प्लेलिस्ट बनाने के लिए रह गई हैं तो मैं उनको भी बना दूंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, और आपको किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी पेडागोजी क्वेश्चंस हों तो आप वहाँ पे हमें बोल सकते हैं, हम उनको भी कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।